मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका अथवा कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव। शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका के बाद कार्यपालिका को माना जाता है। अब व्यापक अर्थ में कार्यपालिका शब्द से उन सारे छोटे मोटे सरकारी अफसरों का बोध होता है जिनका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को लागू करना होता है। किंतु संकुचित अर्थ में इससे राज्य के सर्वोच्च शासक और उसके मंत्रियों का बोध होता है। सच्चे अर्थ में देखा जाए, कार्यपालिका राज्य प्रशासन की धुरी है। आधुनिक कार्यपालिका उस प्राचीन कार्यपालिका की याद दिलाती है जब राज्य की सारी शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति अथवा उस व्यक्तियों के थोड़े से सलाहकारों के द्वारा किया जाता था। कार्यपालिका की सफलता के लिए कार्यक्षमता, गोपनीयता, कर्मठता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कार्यपालिका की शक्ति अनेक समान व्यक्तियों के हाथों में न होकर प्राय एक या थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में सौंपी जाती है। हम बात करते हैं कार्यपालिका के कार्य। तो कार्यपालिका के जब कार्यों में बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला कार्य है वह है प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का प्रमुख विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना है। यानी कार्यपालिका जो सबसे पहला काम है वह व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून है उनको एग्जीक्यूट करना है। प्रशासनिक कार्यों का संचालन उचित प्रकार से हो, इसके लिए कार्यपालिका द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। नियम उपनियम बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है। दूसरा कार्य है राजनयिक कार्य, डिप्लोमेटिक वर्क। कार्यपालिका के द्वारा देश के वैदेशिक मामलों का संचालन किया जाता है। यानी परराष्ट्र संबंध है ना, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका संचालन किया जाता है। देश की विदेश नीति का निर्माण और उसका निर्धारण करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी राज्यों को सदस्य प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना, अन्य देशों के साथ संधि समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संगठनों में भाग लेना, ये कार्यपालिका के प्रमुख कार्य हैं। हम बात करते हैं वित्तीय कार्य। सभी सरकारों द्वारा प्रतिदिन अपने विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए अथम धनराशि का व्यय किया जाता है। किंतु धन को खर्च करने के पहले यह आवश्यक है कि उसको प्राप्त किया जाए, और सरकार के हाथों में करारोपण टैक्सेशन की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा सरकार धन प्राप्त करती है और उसके द्वारा उस प्राप्त धन से सब प्रशासन का संचालन किया जाता है। सरकार का वित्तीय आय और व्यय तथा वित्तीय प्रबंधन का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं विधायी कार्य। जब विधायी कार्यों की बात करते हैं तो आधुनिक राज्य में हम देखते हैं कि वैसे तो विधायी कार्य कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका का है, परंतु व्यवस्थापिका अपनी अनिवार्यताओं के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाती है विधायन का, तो वह कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। जब संसदीय शासन प्रणाली सरकारों में संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उनका स्थगन करना, संसद को भंग करना आदि कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, यानी ड्राफ्ट बिलों का ड्राफ्ट तैयार करती है, और व्यवस्थापिका द्वारा पारित बिलों को अंतिम सहमति कार्यपालिका के प्रमुख राजा या राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। यानी उसके हस्ताक्षर के बाद वो एक्ट का रूप धारण कानून का रूप धारण करते हैं। जब कार्यपालिका कई बार व्यवस्थापिका जब सेशन में नहीं होती है तो कार्यपालिका ऑर्डिनेंस जारी करती है, और वो एक प्रकार से कानून के समान ही होते हैं। साथ ही कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन से प्राप्त शक्तियों के द्वारा कानून निर्माण का कार्य करना पड़ता है। अगला जो कार्य है वो सुरक्षा और सैनिक। कार्यपालिका का प्रमुख आधुनिक राज्यों में राज्य की सेनाओं का प्रमुख होता है, और वो राज्य की सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। रक्षा संबंधी निर्णय जैसे युद्ध करना है,
देश को आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है, विदेशों से रक्षा संधियां करना है, ये सारे काम कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अगला कार्य है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य की हम बात करें तो ये कार्यपालिका के विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे कार्यपालिका जजों की नियुक्ति करती है, उनको पद से हटाती है। जैसे अमेरिका में कार्यपालिका है, उनकी नियुक्ति करती है, उनको हटाती है। भारत में भी इस प्रकार का प्रावधान है। कार्यपालिका का ये कार्य है। न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करना। यह भारत के राष्ट्रपति है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकता है। कार्यपालिका के विशिष्ट न्यायिक कार्य है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है, जो अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका में कार्यकारिणी की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में समाहित होती है। प्राचीन काल में राजा को ऐसी सारी शक्तियां प्राप्त थी। आधुनिक काल में संवैधानिक स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को एकल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। एकल कार्यकारिणी में दृढ़ता, एकता एवं नीतियों की एकता के गुण पाए जाते हैं और इसमें गुटबंदी का भी अभाव रहता है। साथ ही साथ ये एकल कार्यपालिका संकट काल में शीघ्र निर्णय लेने की अच्छी प्रकार मानी जाती है। बहुल कार्यपालिका में शासन की शक्ति एक से अधिक व्यक्तियों की समिति में निहित रहती है। प्राचीन रोम और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिका द्वारा शासन किया जाता था। आधुनिक काल में स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्विस कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है, जिसमें फेडरल काउंसिल में 7 सदस्य होते हैं, यानी 7 राष्ट्रपति और सभी समान होते हैं। देश की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संघीय परिषद के 7 सदस्यों के द्वारा किया जाता है और उसकी मीटिंग की एक वर्ष के लिए मीटिंग के लिए एक को अध्यक्ष चुना जाता है। अतः यह बहुल कार्यपालिका कही जाती है। यह सामूहिक शासन प्रणाली की सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका में निर्णय एवं नीति निर्माण की श्रेष्ठता, दृक्पथता का अभाव और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। ये इसके विशेष गुण है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की वंशानुगत या निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका से तात्पर्य यह है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख यानी शासक होता है वह जन्म या उत्तराधिकारी के आधार पर जीवन पर्यंत सत्तारूढ़ रहता है एवं उसकी मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी उसका पद को ग्रहण करता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन और स्वीडन में राजा या रानी का शासन है। निर्वाचित कार्यपालिका का गठन निर्वाचन की पद्धति के माध्यम से होता है। निर्वाचित कार्यपालिका एक निश्चित कार्यकाल के लिए या निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। जैसे भारत, अमेरिका, रूस आदि देशों के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये अलग बात है कि इन देशों में जो राष्ट्रपति का यानी कार्यकालीय प्रमुख का जो निर्वाचन की जो पद्धति है वो अलग अलग है। उसका कार्यकाल भी अलग अलग है। जैसे फ्रांस में 7 साल है, अमेरिका में 4 साल है, भारत में 5 साल है। इसकी पद्धति भी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग तरीके से ये चुने जाते हैं। हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, वह है संसदीय अध्यक्षीय कार्य प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख राज्य का प्रमुख, दूसरा सरकार का प्रमुख। राज्य के प्रमुख को राजा या राष्ट्रपति कहते हैं और समस्त कार्यपालिका शक्तियां संवैधानिक रूप से उसी में निहित होती है। परंतु उन शक्तियों का जो प्रयोग है वास्तव में कार्यपालिका के जो सरकार का अध्यक्ष जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। अतः राजा या राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी कहा जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस कारण व्यवस्थापिका जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटा सकती है। अतः इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। आज संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि जो सारी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग है वास्तव में वह तो सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का रूप धारण कर चुकी है।
मंत्रिमंडल की गोपनीयता, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे यह प्रणाली प्रमुख रूप से इंग्लैंड, भारत, जापान आदि देशों के अंदर प्रचलित है। वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली मॉन्टेस्क्यू के शक्ति प्रकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें कार्यपालिका के प्रमुख, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, का निर्वाचन व्यवस्थापिका के द्वारा न किया जाकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और राष्ट्रपति एवं उसका मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। हालांकि विधायिका महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकती है। इस प्रणाली का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। अध्यक्ष शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता, निश्चितता, स्थायीपन और उत्तरदायित्व के अभाव के प्रमुख गुण पाए जाते हैं।